ठीक है, तो क्या होता है इम्पल्सिव फोर्स? इम्पल्स तो तुम्हें पता है ना, F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इम्पल्सिव फोर्स का? नो वन? कॉमन सेंस से ही अगर थोड़ा बताओ, कोई ऐसे नहीं मैथमेटिकली मत समझो कि इसको बहुत कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी। गन शॉट, गन जो गन शॉट, ओके। तो इसमें सर हिटिंग अ बॉल विद दैट। यस यस यस, तो इन फोर्सेस में क्या खास बात है, क्यों हम इनको इम्पल्सिव फोर्स बोल रहे हैं, क्या कॉमन पॉइंट है इनमें? क्योंकि इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सट्रीम फोर्स लगाया गया है, यस, कंटिन्यूस स्टार्ट में बस। लार्ज फोर्स। Sir, it depends on the time of contact. नहीं, ऐसे नहीं बोलो, डिपेंड्स ऑन दी। अच्छा वो ठीक है, तुम इम्पल्स कैलकुलेट करोगे तो F इंटू डेल्टा टी हो गया, बट अभी मैं इम्पल्सिव फोर्स कह रहा हूँ। तो इम्पल्सिव फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन में 1 माइक्रो सेकेंड लगा हो या 10 माइक्रो सेकेंड लगा हो या हाफ सेकेंड लगा हो, ठीक है, तो वो तो इम्पल्सिव में ऐसा नहीं कि वो डिपेंड कर रहा हो। इम्पल्सिव फोर्स डिपेंड नहीं करता है, इम्पल्स डिपेंड करता है टाइम ऑफ एक्टिंग पर। तो लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। Okay, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फिजिक्स में हम लोग हमेशा जब बताते हैं कोई चीज़ तो बड़ा प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं। यहाँ ये जो डेफिनेशन है इसमें दो ऐसे टर्म है जो प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है, लार्ज फोर्स एंड स्मॉल ड्यूरेशन। कितने बड़े फोर्स को लार्ज फोर्स बोलेंगे और कितनी स्मॉल ड्यूरेशन को स्मॉल बोलेंगे। ठीक है, तो जब ये चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं है तो फिर मैं इम्पल्सिव फोर्स को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि एक फोर्स है 1 न्यूटन फोर्स और ये लग रहा है 30 मिनट के लिए, ठीक है, 1 न्यूटन लगातार 30 मिनट के लिए लग रहा है, तो हमने जो अब बस यही कि हम एक ये जो वर्ड है इम्पल्सिव फोर्स, ये थोड़ा बस कॉमन सेंस की तरह से समझ लो कि इसको हम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है कि इतने से बड़ा फोर्स हो या इतने से छोटा टाइम हो। तो मैं यहाँ पर रादर देन प्रिसाइजली डिस्क्राइबिंग, तो जैसे 30 मिनट को लग रहा है तो ये तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, लेकिन कितने लंबे को छोटा बोलना है कितने को बड़ा बोलना है तो ये भी फिक्स नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा फोर्स जिसमें कि F टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा हो और टाइम ड्यूरेशन टेंस टू 0 हो रहा हो, ठीक है, जो कि हम बस एग्जाम्पल से ही थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे बैट ने बॉल को हिट किया तो बैट से बॉल का जो कांटेक्ट है वो बहुत कम टाइम का है, ठीक है, और जो फोर्स है वो लार्ज अमाउंट का फोर्स है, ठीक है, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, इवन दो लार्ज हो सकती है बट वो टेंस टू इन्फिनिटी नहीं होगी, क्योंकि जब एक चीज़ टेंस टू इन्फिनिटी हो रही है एक चीज़ टेंस टू 0 हो रही है, इनका प्रोडक्ट लोगे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और इनके प्रोडक्ट से क्या आता है, इम्पल्स आता है F इंटू डेल्टा टी। और इम्पल्स किसके इक्वल होता है? इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है, और ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फोर्स वेक्टर है, डेल्टा टी तो स्केलर है, इम्पल्स जनरली जे से शो किया जाता है, और चेंज इन मोमेंटम ये भी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स ले रहा हूँ और उसमें बताना कौन सा फोर्स हमारा इम्पल्सिव है कौन सा नहीं है, ठीक है। एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने हिट किया, ठीक है, इसको हिट किया बाय फोर्स F और इसमें एक वेलोसिटी आ गई V0, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगे, एक ये जो एक्सटर्नल कह दो इसको हिट जो किया है, और दूसरा लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो कैटेगरी बना रहा हूँ, इम्पल्सिव वर्सेस नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। बताओ एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया वो इम्पल्सिव था, जैसे गोल्फ क्लब से हिट करते हैं बॉल को, गोल्फ बॉल को, ठीक है, बैट से हिट करते हैं, वैसा ही F एक्सटर्नल हो गया, तो एक्सटर्नल वाला क्या आएगा, इम्पल्सिव में आएगा। और नॉन इम्पल्सिव में स्प्रिंग नॉन इम्पल्सिव या इम्पल्सिव? नॉन इम्पल्सिव।
नॉन इम्पल्सिव। स्प्रिंग कभी भी सडनली इनफाइनाइट ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो एक ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, बॉल ए, उस पर बॉल बी ऊपर से आकर के हिट करी, ठीक है। तो बॉल ए, बॉल बी, इनके बीच में ये नॉर्मल रिएक्शन लगे N1, ठीक है। बॉल बी ने ए को डाउनवर्ड पुश किया तो N1, और उसके रिएक्शन में ए ने ऊपर N1, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन हो गए, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और हुआ कि यहाँ ग्राउंड ने कुछ N2 लगाया होगा और बॉल ने ग्राउंड पर N2 लगाया होगा। तो ये N1 और N2 हैं, ये इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? अगर कौन सा इम्पल्सिव है, कौन सा नॉन इम्पल्सिव है? सर N1 इम्पल्सिव है। हाँ, इनके बीच में जो N1 लगा ये इम्पल्सिव है, N2? नॉन इम्पल्सिव। अच्छा, क्यों N2 क्यों नॉन इम्पल्सिव है और N1 क्यों इम्पल्सिव है? N2 इम्पल्सिव है। N2 इम्पल्सिव है और N1? समय नेटवर्क टूट गया था सर, ये आपने बॉल्स का क्या बताया? हाँ, बॉल जब एक दूसरे को हिट करी, बी आकर के ए के ऊपर गिरी है, तो जब बॉल बी ए को हिट करी तो N1 एक्शन रिएक्शन लगे, और उस साथ में ए ने ग्राउंड पर भी कुछ एक्शन एक्स्ट्रा रिएक्शन लगाया होगा। जब बी ने ए को हिट किया है तो वो N2 है, ठीक है। ए और ग्राउंड के बीच का जो एक्शन रिएक्शन है वो N2 है इस मोमेंट का। तो ये जो फोर्सेज हैं ये कैसे होंगे? डी ए पर सर फोर्स नहीं लगा रही थी, उससे पहले भी सर N2 में था। N2 पहले था, लेकिन अब तो चेंज हो गया ना। ये N2 वो वाला N2 है जिस समय बॉल बी ने हिट किया है, उस समय ए और ग्राउंड के बीच का, ठीक है। पहले ड्यूरेशन विल बी सेम, तो फिर दोनों इम्पल्सिव होने चाहिए। यस, बिल्कुल दोनों होने चाहिए। तो N1 एंड N2 बोथ आर इम्पल्सिव, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी इम्पल्सिव, ठीक है। पहले जब एक ग्राउंड पे रखी हुई थी तो जो फोर्स था दैट वाज नॉट इम्पल्सिव, ठीक है। अब ए ने जो ग्राउंड पर लगाया जिस समय बी हिट कर रही है उस समय इम्पल्सिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव का। एक ये बॉल है, बड़ी सी बॉल है, ये रोल करके इस तरफ जा रही थी, चाहे रोल करके बोलो या स्लिप होके बोलो, और जा करके ये छोटी सी बॉल को हिट करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, एक तो सपोज ये N1, ठीक है, यहाँ पर N2 और यहाँ पर N3, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये और ये N3, ठीक है। नॉर्मली लगेंगे, सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पर। इनमें बताओ N1, N2, N3 में से कौन से इम्पल्सिव है, कौन से नॉन इम्पल्सिव है? कौन सा फोर्स सडनली लार्ज होगा और कौन सा नहीं होगा? N1, N2 नॉन इम्पल्सिव एंड N3 इम्पल्सिव। कोई डिसएग्री कर रहा है? N1, N2 इम्पल्सिव लग रहा है मुझे। अच्छा, और N3? सर N3 में इम्पल्सिव लग रहा है। 3 इम्पल्सिव लग रहे हैं। और कोई? अनीश, कैन यू टेल मी? आद्या? सर दोनों बॉल को हमें थ्रो कराना है दूसरे की तरफ। हमने जो बड़ी वाली बॉल है उसको दूसरी की तरफ थ्रो किया था, लेकिन तुम दोनों को ही मान सकते हो, दोनों को एक दूसरी तरफ थ्रो किया, वो भी एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिलेटिव चीज़ है।
छोटी वाली बॉल पे बैठ के देखोगे तो तुम्हें बड़ी वाली अपनी तरफ आते हुए दिखेगी, बड़ी वाले पे बैठोगे तो छोटी वाली अपनी तरफ आते हुए दिखेगी, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ये तो कुछ भी हो सकता है, छोटी बॉल मूव कर रही हो, बड़ी बॉल मूव कर रही हो, दोनों मूव कर रहे हो दूसरी तरफ, कोलिजन हो रहा है। तो और कोई ट्राई करेगा? श्रीदा, फील थोड़ा सा, मैं भी ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सब कुछ प्रूव कर दो, थोड़ा सा फील वाली बात करते हैं कि क्या फील आ रहा है, कौन सा फोर्स Yes, sir. वेरी वेरी लार्ज होगा? सर N3. N3 होगा, चलो ये तो ठीक है। ठीक है, तो N3 तुमने सही लिखा है यहाँ पे इम्पल्सिव में। अब N1 की बात करो। N1 जब कोलिजन होगा तो जो N3 का जो फोर्स बॉल के ऊपर लग रहा है, बिगर बॉल के ऊपर, इसको मैं ए बोल देता हूँ, बॉल ए के ऊपर जो लग रहा है N3 का कंपोनेंट, N3 फोर्स, उसका वर्टिकल कंपोनेंट N1 को हेल्प करने के लिए है या मतलब N1 का लोड कम करने के लिए है? मैं ऐसे बना रहा हूँ जरा, पहले बड़े वाली बॉल पर केवल N1 ऐसे लग रहा था, ठीक है, ये N1 की इनिशियल वैल्यू रही होगी जो कि शायद mg के इस बॉल के वेट को बैलेंस कर रही होगी। बाद में क्या हुआ, एक N3 ऐसे लगा, ठीक है, इस N3 को मैं रादर देन ऐसे दिखाने के मैं इसके दो कंपोनेंट दिखा देता हूँ, एक वर्टिकल, ठीक है, N3 का y कंपोनेंट और एक N3 का x कंपोनेंट। अभी x को मैं दिखा नहीं रहा, मैं केवल y में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये बताओ कि जब N3 का y कंपोनेंट लगने लग गया तो N1 की वैल्यू जो पहले mg के इक्वल थी अब mg से ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? N3y ने N1 के काम को हेल्पिंग हैंड दिया या ऊपर से उसके ऊपर वो बोझ बन के लद गया N3y? ये हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड है, तो N1 को उसने और कम कर दिया तो N1 तो इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, तो N1 इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर बहुत जोर से बॉल आई, सपोज ये बॉल ट्रैवल कर रही है, बहुत स्पीड से आई, तो वो छोटी वाली बॉल को टकरा के N1 जीरो हो जाए, यानी कि जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है सरफेस के बीच में तो हम ये कहते हैं कि कांटेक्ट लूज हो गया। तो ये भी हो सकता है कि बड़ी बॉल का कांटेक्ट ही लूज हो जाए, ठीक है। एक तुम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये बॉल कुछ इस तरह से इसके ऊपर रोटेशनल मोशन करके और जंप कर जाए इधर, ठीक है। ऐसा, हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो छोटी वाली बॉल है वो भी साथ में राइट में मूव कर जाएगी कोलिजन से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो छोटी वाली बॉल को हमने होल्ड करके रखा हो तब तो ये बहुत इजीली हो जाएगा कि वो बॉल आई और इसके ऊपर जंप करके इधर बड़ी वाली बॉल इधर आ गई, ठीक है। तो उसको केस में N1 क्या है, रिड्यूस होकर के जीरो हो जा रहा है, कॉन्टैक्ट ही लूज हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो N1 किधर डालना चाहिए? N1 डालना चाहिए नॉन इम्पल्सिव में, तो N1 भी अपनी जगह सही रखा हुआ है, ठीक है। मेरी राइट कैटेगरी नॉन इम्पल्सिव वाली है। अब N2 की बात करते हैं। N2 बताओ, N2 पहले कैसे था? पहले जो N2 लग रहा था वो किसको संभाल रहा था? वो इसके वेट को संभाल रहा होगा, छोटी वाली बॉल के वेट को। तो N2 इस जो छोटी वाली बॉल है उसके वेट के इक्वल इनिशियली था, लेकिन जब इस पर N3 भी लगने लग गया, अब इस पर N3 किधर लगाएं? ऐसे लगेगा, और इसका कंपोनेंट वर्टिकल वाला किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा, ऐसा लगेगा N3 का y कंपोनेंट। तो ये क्या करेगा? N2 को N3y N2 को बढ़ाएगा, कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा N2 को। जो ग्राउंड उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है छोटी वाली बॉल पर, उसको कम करेगा, बढ़ाएगा? ऐसे तो तुम उस बॉल के ऊपर कुछ किसी को बैठा दिए, N3y डाउनवर्ड लग रहा है, बॉल के ऊपर तुम बैठ गए, डाउनवर्ड फोर्स एक्स्ट्रा लग गया, तो N2 क्या होगा? बढ़ेगा। और N3y जो फोर्स है, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स, वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। N3y अगर वेरी वेरी लार्ज हो रहा है तो N2 क्या कैसे बिहेव करेगा? N2 पहले केवल mg को संभाल रहा था, अब क्या कर रहा है? N3y को भी संभाल रहा है, और N3y ऐसा फोर्स है जो कि टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो N2 का बिहेवियर कैसा होगा? सर वो भी सर इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो वो भी इम्पल्सिव में आ गया,
तो बस N2 गलत कैटेगराइज किया था इनिशियली हम लोगों ने, ठीक है। समझ में आ गया सबको? फील आया कि नहीं आया इम्पल्सिव फोर्स का? ऐसा फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए और बहुत लार्ज अमाउंट का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इम्पल्सिव नहीं था, बाकी दोनों थे इम्पल्सिव, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स किसी कंडीशन में हो सकता है क्या इम्पल्सिव? किसी कंडीशन में, जैसे नॉर्मल रिएक्शन तो हमारा कंडीशन पे डिपेंड करता है, दोनों तरह से हो सकता है वो। स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा? कैन वी से कि इट डिपेंड्स ऑन द केस और इट विल ऑलवेज बी नॉन इम्पल्सिव? स्प्रिंग में देखो, एक्सटेंशन या कंप्रेशन सडनली नहीं आएगा, ठीक है, वो ग्रेजुअल होगा। तो वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेजुअल एंड हेंस इट विल बी नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। अभी मैं एंड में चलो लिखवा दूंगा इन एग्जांपल्स के। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं टेंशन। टेंशन कैसा होता है? तो टेंशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये हैंग कर रही है एक बॉल, ठीक है। तुम्हें बताना है कि अगर मैंने इसको, एक दूसरी बॉल आकर के इसको हिट करी ऐसे, ठीक है, किस डायरेक्शन से आके हिट करी वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस बी बॉल को। तो जो यहाँ पर टेंशन डेवलप होगी, टेंशन इन केस ऑफ ए, विल इट बी इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव? जब ए बॉल आकर के बी को हिट करी तो जो टेंशन है वो टी ए है। टी ए विल बी इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव? इम्पल्सिव। ओके, टी ए इम्पल्सिव हो गया। अच्छा, अगर एक बॉल सी इस तरह से आके हिट कर रही है तो जो उस केस में टेंशन टी सी होगा वो नॉन इम्पल्सिव। दैट विल बी नॉन इम्पल्सिव। सबको आ रहा है समझ में? नीचे की तरफ से आ रही है बॉल तो इसने अपवर्ड फोर्स लगाया बी पर, यानी टी ए जो टेंशन है उसको रिड्यूस किया होगा। जो सी का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बी पर, सी से ऐसे लगेगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा? अपवर्ड होगा। इसका कंपोनेंट अपवर्ड होगा जो नॉर्मल सी की वजह से लग रहा होगा, तो वो टेंशन को क्या करेगा? रिड्यूस कराएगा। तो इस केस में जो टेंशन होगा वो ये नॉन इम्पल्सिव होगा। लेकिन जब मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, यानी इस तरह का जब फोर्स लग रहा था, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकली वो डाउनवर्ड होगा, एन ए, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड फोर्स टेंशन को बढ़ाएगा, तो ए के केस में टेंशन जो है वो इम्पल्सिव हो जाएगी, ठीक है। सबको आगे समझ में? तो टेंशन कैन बी, विल बी केस डिपेंडेंट, इट विल नॉट बी अ सर्टेन काइंड, ठीक है। कैन बी इम्पल्सिव, कैन बी नॉन इम्पल्सिव। अच्छा, जो भी चीज़ इम्पल्सिव हो सकती है वो नॉन इम्पल्सिव भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमेशा ही इम्पल्सिव हो, ठीक है। क्योंकि इम्पल्सिव होने के लिए फोर्स लार्ज होना है, जहाँ पे वो लार्ज फोर्स हो सकता है तो वहाँ वो स्मॉल भी रह सकता है, फाइनाइट भी रह सकता है। लेकिन अगर कोई फोर्स हमेशा ही फाइनाइट रहता हो, सडनली लार्ज नहीं हो सकता, तो फिर वो ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव रहेगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो दो कैटेगरी हो गई, या तो फोर्स ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव होगा, और अगर वो इम्पल्सिव होगा तो फिर वो केस टू केस बेसिस पर नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो ऑलवेज इम्पल्सिव हो, ठीक। चलो हाँ, अब एक नोट लिख लेते हैं, बोलो सर। अगर इस बी बॉल को सर एक बॉल हॉरिजॉन्टली आके, अच्छा, हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला ले लो। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? डी ले लो बॉल, बताओ। ऐसे इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो टेंशन पे क्या असर पड़ेगा? पहले टेंशन इसके mg के इक्वल था, अब mg से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन? सर इफेक्ट तो नहीं पड़ना, कम हो जाएगा सर। क्यों कम हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ेगा बट इनफाइनाइटली लार्ज नहीं होगा। रीज़न क्या है? जब ये बॉल इसको हिट करेगी, डी बॉल, तो इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उस वेलोसिटी से तुम कह सकते हो कि इसमें एक ओमेगा आ गया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो इसको दूर तो जाने नहीं देगी, फिक्स डिस्टेंस रखना है उसको, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा।
जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो अब इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखो कि इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। T माइनस mg विल बी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। T माइनस mg विल बी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आया। और वो कितना होना चाहिए, इसमें v नॉट मान लो स्पीड आ गई है तो m v नॉट स्क्वायर बाई आर, तो T इज इक्वल्स टू mg प्लस m v नॉट स्क्वायर बाई आर। नाउ दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी, दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी, तो T mg से तो ग्रेटर हो गया बट इनफाइनाइट नहीं हुआ। तो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, इम्पल्सिव सॉरी नॉन इम्पल्सिव रहेगा। तो चलो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दे रहा हूँ, टी ए के केस में इम्पल्सिव था, बी के केस में सॉरी बी नहीं सी और डी के केस में नॉन इम्पल्सिव। आई बात समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, हमने जितने एग्जाम्पल देखे। कंक्लूजन क्या है? नंबर 1, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्सेस आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। फ्रिक्शन को कैसे हम कहेंगे कि इम्पल्सिव हो सकता है? फ्रिक्शन एन पे डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। अगर एन नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो जाएगा। थर्ड, एन इम्पल्सिव फोर्स can only be balanced by another impulsive force, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि बॉल पर, जैसे मैंने अभी दिखाया था, ऊपर से बॉल आके हिट करी थी, ठीक है, तो जो नीचे वाली बॉल थी उस पर ऊपर से इम्पल्सिव फोर्स लगा था N1, तो नीचे ग्राउंड से जो N2 लगा वो भी इम्पल्सिव ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉल का एक्सेलरेशन नहीं हुआ था, बॉल तो रुकी की रुकी रही जो नीचे वाली बॉल थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए N2 को इम्पल्सिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम N2 इम्पल्सिव होगा वो इस स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकते हो। अगर N1 तुम्हारा इम्पल्सिव है तो नीचे वाली बॉल को स्टेशनरी रखने के लिए N2 भी इम्पल्सिव ही लगेगा, अदरवाइज जो लोअर बॉटम वाली बॉल है वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन एक्सेलरेटेड रहा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि उस पर कम से कम 2 फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव लगी रहा है। अगर एक इम्पल्सिव लग रहा है तो दूसरा जरूर इम्पल्सिव होगा उस पर, ठीक है। फोर्थ, F1 plus F2, if F1 plus F2 plus F3 and so on is equals to F net है, and if any one or more than one of F1, F2 and so on, ठीक है, dot dot dot, if any one or more than one of F1, F2 is or are impulsive, then F net will also be impulsive. ठीक है। चेंज करता हूं मैं, सबने लिख लिया होगा। अगर इनमें से कोई भी एक इम्पल्सिव है तो जो नेट फोर्स होगा उनका रिजल्टेंट वो भी इम्पल्सिव होगा। एक सेकंड से प्रीवियस पेज, एक लास्ट लाइन है, 20 सेकंड के लिए। तो समझ में आ गया होगा तो लिख तो सकते हो। इफ एनी वन और मोर देन वन इज और आर इम्पल्सिव, ठीक है, एनी वन इज
impulsive or more than one are impulsive, then F net will be impulsive. चलो अच्छा, अब हम लोग ये हो गया if a non-impulsive force is acting for a very small time duration, say delta t, where delta t tends to 0, then delta p is equals to f into delta t will be या can be neglected. That is just before and after the application of non-impulsive force, non-impulsive force क्या रहेगा? The momentum can be assumed to be conserved, to remain conserved, But if force is impulsive, then delta p equal to f delta t, even if delta t tends to 0, चाहे कितने भी छोटे टाइम के लिए लगाओ, कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. समझ में आ रही है बात? बहुत लंबा लंबा लिख गया लेकिन बात बहुत छोटी सी है. ठीक है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा तो एफ फाइनाइट होगा और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो फाइनाइट नंबर इनटू समथिंग टेंडिंग टू 0 विल बी 0. ठीक है, लेकिन एफ टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो प्रोडक्ट 0 को नहीं टेंड करेगा, कुछ फाइनाइट होगा और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ये मतलब है ना कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स छोटे टाइम के अगर लगे तो सर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट यस इम्पल्सिव में वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इम्पल्सिव फोर्स में हमको लेना पड़ेगा चेंज. ठीक है, तो अगर कहीं पे ग्रेविटी लग रही है, सपोज एक बॉल तुमने नीचे से फेंकी, एक ऊपर से आई. ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है. ड्यूरिंग दैट कोलिजन अगर मैं ये कहूँ कि इनका सिस्टम का जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जो मोमेंटम था, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 और m1v1 प्लस m2v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्या कंजर्व रहेगा? इवन दो ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है. ठीक है, वर्टिकल मोशन हो रहा है तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है और उसको कोई कैंसिल आउट तो कर नहीं रहा है, तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है. ठीक है, तो तुम ड्यूरिंग दैट स्मॉल कोलिजन उसके जस्ट पहले और आफ्टर तुम कंजर्वेशन रख सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी ये जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इस मूवमेंट पर इनका जो m1u1 होगा और m2u2 होगा और कोलिजन के बाद में लिखूं तो वो नहीं होगा. m1v1 प्लस m2v2 ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगेगा, चाहे वो छोटा सा ही टाइम हो, लेकिन वो टेंडिंग टू 0 टाइम नहीं है, फाइनाइट टाइम है. ठीक है, तो अगर मैं कुछ टाइम पीरियड ले लूं कि इतने टाइम के बाद वो कोलाइड कर रहा है, तब मैं कंजर्वेशन नहीं लगा सकता. ठीक है, इवन नॉन इम्पल्सिव फोर्स के लिए भी. ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा हो तब तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन नॉन इम्पल्सिव के फोर्स में हमें देखना पड़ेगा कि अगर जस्ट कोलिजन के पहले और बाद में लेना है तब तो ठीक है, और अगर तुम थोड़ा सा लंबा पीरियड ले रहे हो तब सही नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं यहाँ कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बस समझाने के लिए रफ वर्क किया था. आई होप सबको आ गया होगा समझ में.
अच्छा, अब आते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। ये मैंने सीबीएसई क्लास में नहीं कराया था, बट तुम लोगों को फिरोज सर ने शायद करा दिया है, तुम लोगों ने बोला होगा तो। ठीक है, ये मैंने जेई के लिए छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी एक्चुअली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन से डिराइव होकर के एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहेंगे कि हाँ ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है जो डिराइव होकर के, या चलो डेफिनेशन भी लिख लो। ई इज डिफाइंड एज, मैंने यहाँ पे ट्रिपल लगाए हैं बार। ठीक है, ये होता है डिफाइंड एज का, यानी कि इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू रिफॉर्मेटिव इम्पल्स, या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, और इससे इसको जो है सॉल्व करके जो डिराइव होता है, तुम लोग अगर सिंगेज में देखना चाहो देख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। जो यूजफुल फॉर्मूला आता है वो आता है V1 माइनस V2 लिखें तो नीचे रिवर्स हो जाता है, यानी कि U2 माइनस U1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, ऊपर V2 माइनस V1 अगर लिखा तो नीचे U1 माइनस U2 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो तो V2 माइनस V1 तो नीचे U2 माइनस U1। ठीक है, ऐसे तुम जिस तरह से भी लिखना चाहो। और इसको हम, अब मैं इक्वल लगा रहा हूँ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मैं भी LOI जरा बता दूंगा क्या होता है LOI, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कब हो रही होगी, बिफोर कोलिजन अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, अलोंग LOI, अभी LOI क्या होता है हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला याद रखो, इतना काफी है। ठीक है, सेपरेशन मतलब आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो अप्रोच ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ट्रिपल डैश का मीनिंग क्या है? डिफाइंड एज, जहां पर ऐसा ट्रिपल डैश लगा हो, ट्रिपल इक्वल में ही एक और बार लगा दिया, तो उस चीज का कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने उस टर्म को डिफाइन ही ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा अब ई की वैल्यू, पहले ई की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि अभी हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा था उसको हम 0 कर दें, वेलोसिटी ऑफ, बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखा था ई के सामने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 कब होगी, कोलिजन के बाद क्या हो जाए तो वेलोसिटी, जब हाँ दोनों साथ साथ मूव करने लगे, यस, स्टिक हो जाए, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए। ठीक है, यानी कि बोथ पार्टिकल्स हैव स्टक विद ईच अदर मूविंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दिस इज ई इक्वल टू 0। ई इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि ए कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, एंड ई बिटवीन 0 and 1 इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जो हमने इक्वल टू 0 लिखा है इसको भी हम क्या कह सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अब बीच वाले में इनइलास्टिक बोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया था? अच्छा, अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? LOI, दैट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं तो उनका कोई पॉइंट होगा जहां वो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। उस कांटेक्ट पॉइंट पर तुम नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? कॉमन टेंजेंट बना करके, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रही थी, ये ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। ये आए और कोलाइड हो गए इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी v1 v2, और इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे टेंजेंट बना लो, ठीक है। टेंजेंट पे नॉर्मल बना लो, और ये नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल इन पर जब जब कोलाइड करेंगे तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन लगेगा, इक्वल वैल्यू होगी, तो मैंने NN रख दी, दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड है, सिंबल मैंने NN सेम सिंबल यूज किया। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? इट इज द लाइन ऑफ नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। दिस इज लाइन along which the normal action and reaction forces are acting. ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम इसको हम बोलते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? द वेलोसिटी एंड नॉर्मल, ये जो लाइन ऑफ वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। वेलोसिटीज v1 एंड v2 आर नॉट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। और दूसरा कोलिजन कैसा होता है? ये वेलोसिटी v1 v2 से आए, ठीक है, और फिर कोलाइड हो गए, ये नॉर्मल रिएक्शन, और वेलोसिटी भी इनकी यही थी, ठीक है। ऐसे v1, ये ऐसे v2 से आया, ठीक है, सेम डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा होगा, कार और ट्रक का हेड ऑन कोलिजन हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है हेड ऑन कोलिजन में। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटीज v1 एंड v2 आर अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने जो E की डेफिनेशन में लिखा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होना चाहिए। अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ऑब्लिक कोलिजन है, तो हमें वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होंगे, बस उन्हीं को ही रखना होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैं अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। हो गया नोट? सर ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो मैंने ऊपर डिफाइन किया, वो दोनों के लिए है। तो ब्लू वाली लाइन जो डॉटेड है वो है, तो ब्लू वाली लाइन टेंजेंट है, ब्लू वाली लाइन तो कॉमन टेंजेंट है, वो इसलिए बनाया था कि उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो ब्लू वाली लाइन नहीं है नॉर्मल। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मींस नॉर्मल, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी विच विल बी नॉर्मल टू द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो कोई भी हो, ऑब्लिक कोलिजन हो या हेड ऑन कोलिजन हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन सेम है, एन के अलोंग, जो एन पेयर लग रहे हैं, ठीक है।
वेलोसिटी उसके Yes, डायरेक्शन yes. में हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो गई तो हेड ऑन कोलिजन, वेलोसिटी उधर नहीं है तो ऑब्लिक कोलिजन। ओके सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ऑब्लिक है, तो वहां पर हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करना है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी जहां लिखा था वहां पर एक नोट लिख लो, ये जो फॉर्मूला है इसके नीचे, इस फॉर्मूले के नीचे एक नोट लिखो कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा अगर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व ना भी हो, हम लोगों ने, अच्छा जरा बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कौन से वाले में रहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इलास्टिक और नॉन इलास्टिक इलास्टिक में। कोलिजन। अच्छा, नॉन इलास्टिक इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं होता है? क्या हो गया, सब चुप हो गए बिल्कुल? सर लीनियर मोमेंटम नहीं होता। नहीं होता, इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है ये बताओ? लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, सही बोला था, बीच में रोक दिया तुमने। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता है। यस, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो तो इसमें ये तो नहीं बोला ना कि कोलिजन इन इलास्टिक नहीं होना चाहिए। जब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था तो इलास्टिक इन इलास्टिक की बात ही नहीं आई थी। तो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों केस में कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बस काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करती है कि इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक है, ठीक है। डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का है। अभी हमने लिखा भी था कि इलास्टिक कोलिजन होगा परफेक्टली तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सिस्टम की, अगर इन इलास्टिक होगा तो कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। अब मैंने अब यहाँ पे क्या कहा कि ये जो ई वाला फॉर्मूला है ये कोई भी कोलिजन हो हमेशा लग रहा है, ठीक है। कोई इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो दोनों में लग रहा है, लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड है। लेकिन मैं एक नई चीज़ कह रहा हूँ कि अगर किसी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व ना भी हो, ठीक है, यानी कि मैं कुछ और नई कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में तो है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, उसके अलावा अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ना भी कर रहा हो तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा कोलिजन होगा जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही ना हो? परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। नहीं, अभी तुमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन को हटा दो। एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा? इम्पल्सिव। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल? अच्छा, तुम लोग बचपन में कैच करना सीखे होगे जब पहली बार तुम्हारे हाथ में बॉल आई होगी, तो कैसे करते थे? हमेशा तो कोई दूसरा साथी मिलेगा नहीं जो तुम्हें बॉल उछाल करके दे, तो क्या करते थे? उछालते थे। हाँ, दीवार पे मार मार के बाउंस करा करके पकड़िए कि नहीं, कैचिंग की प्रैक्टिस करिए कि नहीं करिए? तो इस कोलिजन में बताओ मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा सिस्टम का? वॉल एंड बॉल मिला करके अगर तुमने बॉल को वॉल पर मारा तो बॉल तो वापस आई, बॉल का जो मोमेंटम है चेंज हुआ, पीछे की तरफ आई।
वॉल का मोमेंटम वो हुआ क्या, चेंज हुआ क्या? अगर वॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा और ओनली बॉल का चेंज हो रहा है तो सिस्टम का तो फिर कंजर्व नहीं हुआ। जैसे अगर हम राइफल से गोली मारते हैं, फायरिंग करते हैं, तो राइफल में बैक वेलोसिटी आती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल होता है, ठीक है। उसी तरह से तुम सोचो कि तुमने एक सपोज चेयर पर बॉल मारी होती, चेयर पर बॉल मारी तो चेयर पीछे की तरफ खिसकेगी कि नहीं, बॉल भी वापस बाउंस होगी और चेयर भी आगे की तरफ मूव होगी। वहाँ तुम कह सकते हो कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहा अगर सपोज चेयर पर कोई फ्रिक्शन ना लगाओ, ठीक है। चेयर अगर स्मूथ सरफेस पे रखी हो तब कंजर्व कहोगे, ठीक है। लेकिन वॉल के केस में वॉल तो हिली तक नहीं, तो वॉल में तो कोई चेंज नहीं आया और केवल बॉल के मोमेंटम में चेंज आया। तो अब दो ऑब्जेक्ट में अगर एक में चेंज आ रहा है तो सिस्टम में क्या होगा, चेंज हो गया मोमेंटम। तो वहां एक्सप्लेन करो जरा क्यों कंजर्व नहीं रहा मोमेंटम। वॉल की जगह अर्थ भी ले सकते हो, ग्राउंड पर तुम ग्राउंड पर मार करके वापस कर रहे हो, तो वहां पर जो वॉल है वो वॉल ग्राउंड से जो कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। ग्राउंड से उस पर एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा। अगर वो वर्टिकल वॉल ऐसे ही फ्रिक्शनलेस उस पर खड़ी होती, ठीक है, तो या तो पीछे गिर जाती या आगे की तरफ सरक जाती है अगर फ्रिक्शनलेस होता तो, ठीक है। लेकिन ग्राउंड ने उसको होल्ड कर रखा है तो एक्सटर्नल फोर्स कभी भी ऐसे में जीरो नहीं होता, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए चेंज होगा उसमें, तो वहां पर भी हम ये ई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि मैं ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और टाइम हो गया है 25। चलो, सपोज एक बुलडोजर का जो आगे होता है ना, बुलडोजर के आगे जो क्या बोलेंगे उसको, प्लेटफॉर्म या जो भी जिससे वो गिराता है वॉल को, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। बुलडोजर का आगे का फ्रंट पार्ट है, उस पर एक बॉल आकर के हिट कर रही है, ठीक है। इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जब हिट कर रही है तो ये वर्टिकल से, मतलब ये बुलडोजर के नॉर्मल से इसका एंगल जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जब ये हिट करी। तो ये बताओ कि आफ्टर हिटिंग द बुलडोजर ये किस वेलोसिटी से बाउंस करेगी, वेयर ई इज गिवन एज हाफ, ठीक है। ये तीन इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और चीज दी है, जो बुलडोजर है वो भी मूव कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा होता तो मैं वॉल का एग्जांपल दे देता, बट ये भी मूविंग है। तो बुलडोजर का तो मास बहुत लार्ज होगा, ठीक है। तुम बस ये बताओ कि हम ये बॉल की वेलोसिटी कैसे निकालें। ई का यूज करो, ई का यूज सही से कर लोगे तो बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो ई का फॉर्मूला बता दो। V, Krishna, are you there? हर्ष खताना, Yes, sir. बता जल्दी से। E इक्वल टू Velocity of separation upon velocity of नहीं, surface. 1-2 के टर्म में बताओ। सपोज मैं इसको बॉल को 1 बोल देता हूँ और इसको 2 Yes. बोल देता हूँ, तब बताओ। याद नहीं हुआ भी। V1 माइनस V2, ठीक है। V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर जिस ऑर्डर में लिखो नीचे उसका उल्टा कर दो, ठीक है। और ये वेलोसिटी कौन सी होंगी, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द जो सरफेस यानी कि नॉर्मल के अलोंग लेना है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को जरा पहले तो रिजॉल्व कर लो। 10 मीटर पर सेकेंड का 37 के अलोंग कितना आएगा, 8 आएगा। वो बुलडोजर की वेलोसिटी है, बुलडोजर उस तरफ जा रहा है, ठीक है। हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, तो बुलडोजर जो है उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से उसका
फ्रंट पार्ट आगे जा रहा है, बॉल उधर से आ रही है 10 पर बट वो इंक्लाइंड है। ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब बताओ मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मैं बॉल को पार्टिकल 1 बोल रहा हूँ, तो मैं u1 कितना रखूँ? और एक हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है नॉर्मल में। ठीक है, तो u1 बताओ हमारा पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी से। u1 निगेटिव कितना? Negative. निगेटिव कौन सी वाली वैल्यू? सर 8। 8। ठीक है, अच्छा u2 बताओ। 10 प्लस या माइनस? plus प्लस। v1 और v2 में से कोई चीज पता है आफ्टर कोलिजन? बुलडोजर की तो पता है ना, बुलडोजर की स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी बॉल आके हिट करेगी तो। yes तो sir. v2 कितना? 10। ठीक है, एंड v1 अननोन है, बॉल की वेलोसिटी में नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिससे वो बॉल लौट रही होगी। ठीक है, बॉल के लौटने में ये v2 है। अच्छा बॉल का हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी v2x कंपोनेंट, उसके बारे में कुछ कह सकते हो? उसके बारे में ई कुछ नहीं कह रहा, उसके बारे में ई कुछ नहीं बता रहा है, तो v2x के बारे में कैसे पता चलेगा? यहां पे तुम ये कह सकते हो कि अगर बुलडोजर की सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, ठीक है, कई बार ऐसा दिया रहता है कि ग्राउंड से टकराया है, कहीं से टकराया है, तो उसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस होती है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन हम 0 मान ले तो v2x विल बिकम इक्वल टू 6। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन टेंजेंशियल वेलोसिटी विल रिमेन सेम इफ द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, अगर फ्रिक्शन 0 ना हो, फ्रिक्शन 0 ना हो तो फिर तब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है कोलिजन का, और फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है। ठीक है, वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, तो यूजुअली क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब आ जाओ फॉर्मूले में पुट करना है सब चीज़ें, तो जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दो। तो E इज इक्वल्स टू हाफ, v1 है तुम्हारा अननोन, v2 है +10 अपॉन u2 है 10 माइनस 8, तो ये हो गया v1 माइनस 10 अपॉन 10 + 8 18। ठीक है, तो 18/2 इज इक्वल्स टू v1 माइनस 10, यानी कि v1 इज इक्वल्स टू हो गया 9 + 10 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 नेट अगर निकालना हो, आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पर एज्यूमिंग नाउ if bulldozer surface is frictionless, then tangential component of velocity of ball will not change. ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल नॉट चेंज। तो उस केस में जो बॉल जा रही है उसका तुम्हें वर्टिकल वेलोसिटी 19 पता लग चुका है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, तो तुम वहां से v नेट भी बता सकते हो कि बॉल का, तो आफ्टर कोलिजन नेट वेलोसिटी, ठीक है, नेट बोलो या स्पीड बोलो ऑफ द बॉल इज इक्वल्स टू √19² + 6²। ठीक है, $19.92। आप जो भी है वो
वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब क्लास ओवर करें, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कोलिजन में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम से तो बड़ा बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन बहुत ही इजी चीज़ें इसमें आती हैं।